नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो बाइडन ने एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी टिप्पणी करी है इंडिया के रिगार्डिंग। बाइडन ने यहाँ पर यह कह दिया कि नेटो और क्वाड तो अपनी तरफ से रशिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं, मगर भारत का जो स्टांस है ये थोड़ा सा शेकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, वीडियो भी इस पर रिलीज हुई थी जहाँ पर जो बाइडन कह रहे हैं कि इंडिया का स्टांस शेकी है। नाउ पहली बात तो यहाँ पे आप पूछेंगे शेकी का मतलब क्या होता है। देखिए, शेकी मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, जो कमज़ोर हो, जो जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। काफ़ी बार आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, इट सीम्स अ बिट शेकी, कमज़ोर लग रहा है, टूट सकता है ये। अब बाइडन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके जो पार्टनर कंट्रीज हैं क्वाड में, नेटो में, ऑलमोस्ट हर कंट्री ने ही रशिया पे सैंक्शन लगाए हैं, मगर इंडिया थोड़ा सा इस मामले में कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं विद रशिया। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइडन ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, इंडिया की अपनी फ्रस्ट्रेशंस क्या है बाइडन के साथ, जहां पर ना सिर्फ तेल और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ कि इशू क्या है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। बार बार रशिया का जो इशू है ये यूएस क्यों ब्रिंगअप कर रहा है, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नेटो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये लोग करेंगे एक युद्ध अभ्यास जिसका नाम होगा कोल्ड रिस्पॉन्स। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि रशिया को जवाब देने के लिए 30,000 नेटो सैनिक कोल्ड रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे। आपको बताना है कि कोल्ड रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास नेटो किस देश में करेगा, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो हमको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि बाइडन किस प्रेशर के अंडर है। ये स्टेटमेंट बाइडन क्यों दे रहा है बार बार, क्योंकि अगेन सारी बातें हम अपनी पर्सपेक्टिव से करेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। बाइडन आप अगर देखें तो यूएस मीडिया के प्रेशर के अंडर आज के समय बहुत कुछ कर रहे हैं। यूएस मीडिया सिंस यूक्रेन की जो फुटेज देखता है कि किस तरीके से रशिया वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, सिविलियंस वहां पे मारे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली इमेजेस वीडियोज़ आ रही है यूक्रेन से। तो यूएस मीडिया फिर उसके बाद बाइडन से पूछता है व्हाई डोंट यू डू मोर, यूक्रेन की हेल्प करने के लिए कुछ करो। अब बाइडन फिर प्रेशर में आकर ये कहते हैं कि सैंक्शंस डाले तो है, मैंने थोड़े बहुत सैंक्शन डाले हैं। फिर जेलेंस्की की स्टेटमेंट आती है कि नेटो नो फ्लाई जोन अनाउंस क्यों नहीं करता यूक्रेन के ऊपर, नेटो एक्शन क्यों नहीं लेता रशिया के अगेंस्ट। या तो खुल के बोल दो कि तुम लोग डरते हो रशिया से, ये जेलेंस्की ने रिसेंटली बोल दिया था कि या तो खुल के बोलो कि वी आर अफ्रेड ऑफ रशिया, इसलिए हम यूक्रेन की हेल्प नहीं कर रहे। ये खुल के भी नहीं बोलते। तो बाइडन अपने आप में काफी प्रेशर में है, जेलेंस्की से प्रेशर आ रहा है, इनके मीडिया से प्रेशर आ रहा है। और फिर यूएस मीडिया बार बार जो बाइडन से फिर ये भी सवाल पूछता है कि देखिए, यूरोप तो बहुत ही लंबे समय से रशिया की ऑयल और नेचुरल गैस का बायर था, इंडिया तो बहुत कम परचेज करता था रशिया से। अब अचानक से ये लोग 20-25% डिस्काउंट में रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, आप इंडिया को रोकते क्यों नहीं है। तो इसकी वजह से जो बाइडन को कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है कि हाँ भैया, थोड़ा सा शेकी है इंडिया का रिस्पॉन्स। उसके आगे कुछ और नहीं कहते। उसके आगे जो बाइडन की इतनी ज़्यादा, यहाँ पर मैं ही नहीं कहूँगा कि हिम्मत है कि इंडिया के बारे में ये कह दे कि हम इंडिया पे दबाव डालेंगे कि रशिया से ऑयल नवा परचेज करे। यही कहते हैं कि हाँ भैया ऐसे ही है। वो थोड़ा सा नहीं मान रहे इस मामले में, बाकी सब तो मान रहे हैं ना। कम से कम जर्मनी ने, फ्रांस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी सब कंट्रीज ने तो सैंक्शन लगा दिए। इंडिया का थोड़ा सा केस आप अलग मान के चल लो। तो ये तो है अमेरिकन पर्सपेक्टिव। जो बाइडन की स्टेटमेंट ऐसी अभी आई है, इन द फ्यूचर भी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमारे यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन कम नहीं है, और इन द फ्यूचर हो सकता है कि हमारी भी फ्रस्ट्रेशन काफी हद तक बढ़े, क्योंकि जो सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा दिए हैं रशिया पर यूनिलैटरली, क्योंकि देखिए ये सैंक्शंस लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, इस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तो वोटिंग हुई नहीं है। यहाँ पर तो कंट्रीज ने यूनिलैटरली खुद निर्णय लेकर सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर। तो इस वजह से इंडिया का भी जो पहले विश्वास थोड़ा बहुत जागा था वेस्टर्न कंट्रीज पर, ये थोड़ा बहुत कम हो रहा है। क्योंकि फर्टिलाइजर एक बहुत ही बड़ा इशू है जो आज नहीं तो कल इंडिया को हर्ट करेगा। एक्चुअली ऑलरेडी इंडिया को हर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। फर्टिलाइजर सुनने में इतना ग्लैमरस लगता नहीं है, क्रूड ऑयल की तरह, ठीक है, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज होता है, मगर मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार सिर्फ फर्टिलाइजर की सब्सिडी में $19 बिलियन खर्चती है। कई कंट्रीज का डिफेंस बजट नहीं है, पाकिस्तान का इतना डिफेंस बजट नहीं है जितने की तो हम फर्टिलाइजर की सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को। और अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23, इस साल भारत फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी में ही $40 बिलियन खर्चने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, फर्टिलाइजर हमारा बहुत सारा आता कहां से था, रशिया से आता था।
क्योंकि देखिए, अगर आपको इंडिया जैसे बड़े देश में रेगुलर बेसिस पर फूड ग्रो करना है ताकि आबादी को लगातार खाना मिलता रहे, तो आपको वहां पर खाद मतलब के फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी। रशिया दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर का। और जब पुतिन कुछ महीने पहले भारत में आए थे, ये यूक्रेन का इशू होने से पहले जब पुतिन भारत में आए थे, तब इंडिया ने एक मल्टी ईयर डील की भी बात करी थी रशिया से, जिसके अंडर हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। इंडिया बहुत एक्साइटेड था इस डील को लेकर, क्योंकि रशिया से हमको मिलना था सस्ता फर्टिलाइजर। वही फर्टिलाइजर हम और सस्ते दाम में सब्सिडी देकर देते अपने किसानों को। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सौदा है ये। दिस इज बिगर देन S-400, दिस इज बिगर देन राफेल, अगर हम सिर्फ पैसे की बात करें। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया और सब में तो बहुत ज़रा कमज़ोर दिखता है, फर्टिलाइज़र ये इतना सारा कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं? देखो, फर्टिलाइज़र को बनाने में एक बहुत ही की आपको मटेरियल चाहिए होता है, नेचुरल गैस, जिसका भंडार आपको मिलेगा रशिया में। रशिया आपको पता होगा नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, चाइना को, तो थोड़ी सी नेचुरल गैस का ये फर्टिलाइजर भी बनाते हैं और उसको करते हैं ये लोग एक्सपोर्ट। तो इंडिया के लिए सरदर्दी वाली बात ये है कि जो ये $40 बिलियन का हमने सोचा रहा खर्चा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस 40 का 45 या फिर $50 बिलियन के आसपास ही हो जाए, सरकार पर ही बोझ इससे बढ़ेगा। उसके अलावा रशिया पर सैंक्शन लगाने के बाद जो दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, उससे हमारी जो करेंसी है रुपी, वो भी डेप्रिशिएट होगी। इसके बारे में यूएस ने नहीं सोचा। अब हमारे यहाँ देखिए फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम लोग फर्टिलाइज़र के लिए रशिया से बात कर रहे थे, रशिया से सस्ता फर्टिलाइज़र परचेज करने वाले थे, उसके बारे में यूएस ने नहीं सोचा। हमारी करेंसी के बारे में नहीं सोचा कि क्रूड ऑयल अगर सीधा $110 पर बैरल पहुंच जाएगा तो इंडिया यहाँ पर क्या करेगा। हमारा तो पूरा जो यहाँ पर हमने बजट बना के रखा वाला सब कुछ हिल जाएगा। फिर एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी यहाँ पर आता है कि जिस तरीके से सैंक्शन लगा दिए गए हैं रशिया पर, रशिया तो अब कंप्लीटली निर्भर हो चुका है चाइना पे। आप मान लीजिए रशिया को लिटरली धकेल दिया बाइडेन ने टुवर्ड्स चाइना, और इस सब का जिम्मेदार है नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। अब नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है ये क्या है, ये भी यहाँ पर आप समझ लो। देखिए, नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन तो ये रहा। तो नॉर्थ अटलांटिक ये जो रीजन है, इसकी सिक्योरिटी के लिए बना था नेटो। अब ये लोग बिना वजह ईस्ट की तरफ और जरा बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन आप अगर देखो ईस्ट में आता है। यूक्रेन कहाँ से कनेक्टेड है विद अटलांटिक ओशन? नेटो को कोई जरूरत नहीं थी वैसे यूक्रेन को अपना पार्ट बनाने की, बिना वजह नेटो ने बात स्टार्ट कर दी यूक्रेन के साथ। अब ये वॉर हो गई और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया भी फेस कर रहा है। कुछ हमको एडवांटेजेस भी मिलेंगे इसके। फॉर एग्जांपल, हम लोग फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे रशिया को, जो हमारा गेहूं है ये हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मगर ओवरऑल आप अगर देखें तो नेट नुकसान ही होगा भारत को इस सब की वजह से। तो क्या नेटो कंट्रीज ने, यूएस ने इंडिया से कंसल्ट किया कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेंगे? नाम तो हमारा नेटो है मगर हम आराम से यूरेशिया में भी हम जाएंगे। ये सब करने से पहले जब ये हमसे बात नहीं करते, उस वक्त हमारे लिए ये लोग शेकी बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इश्यूज दोनों साइड के हैं। यूएसए के अपने इश्यूज हैं इंडिया के साथ, इंडिया के भी बहुत ही जेन्युइन इश्यूज हैं नेटो कंट्रीज और यूएसए के साथ। तो इस सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सोल्यूशन मैं कहूँगा यही है जो पीएम मोदी ने बार बार बोला है। यूरोप में जो हो गया अब हो चुका है, ठीक है। यूक्रेन का जो एरिया रशिया ने कब्जा लिया, थोड़ा कम ज़रा जो भी है, जो वहाँ पे डैमेज होना था हो चुका है। अभी के लिए फोकस ये होना चाहिए कि जो यूक्रेन में हो गया ये इंडो पैसिफिक में ना हो जाए, मतलब कि चाइना वो सब ना करना स्टार्ट कर दे जो रशिया ने किया है ईस्टर्न यूरोप में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया लगातार यूएस क्वाड कंट्रीज़ का जो ध्यान है वो एक्चुअल गोल की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, लॉन्ग टर्म में रशिया से चुनौती नहीं मिलने वाली है आपको। आपने उन पर इतने सैंक्शन लगा दिए हैं कि वो देश नॉर्थ कोरिया बनने की राह पे अब चल पड़ा है। मेन आपका चैलेंज रहने वाला है चाइना, जिस पर अब रशिया को आपने और ज़रा डिपेंडेंट कर दिया है। चाइना लगातार और ग्रो भी कर रहा है। यू मस्ट फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। दूसरी बात यहाँ पर फिर ये भी आती है कि कहीं ना कहीं यूएसए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी और ईरान के साथ एक प्रॉपर डील करके उन पर सैंक्शंस हटाने होंगे, ताकि इंडिया ऑल टुगेदर नेचुरल गैस खरीद पाए ईरान से, ऑयल खरीद पाए ईरान से। एक बार हमारे पास नेचुरल गैस आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंडिया में ही फर्टिलाइजर और प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया ने बीच में यही बात करी थी कि ईरान में इंडिया फर्टिलाइजर बनाने वाले प्लांट्स बना देगा और फिर फर्टिलाइजर परचेज करेगा सीधा ईरान से। ये भी हम करना चाहते थे मगर यूएस के सैंक्शंस ने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। तो इवेंचुअली देखिए, सोल्यूशन सबका यही है कि रशिया सिंस अब बिल्कुल फाइनेंशियल सिस्टम से हट चुका है,
कहीं ना कहीं रशिया का सब्स्टिट्यूट यूएसए को लाना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर क्वाड कंट्रीज के बीच में बढ़ती ही जाएगी। नाउ वापस आते हैं हमने एमसीयू की तरफ कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये ऑर्गेनाइज करी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो ने किस देश में? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्वे। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नेटो एंड पार्टनर फोर्सेस फेस द फ्रीज इन नॉर्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटैम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।